चुनाव फिनिशिंग लाइन के करीब आ गया है। 6 राउंड हो गए हैं, अब बस 7वां राउंड बचा है। 6 राउंड के बाद भी मोदी 400 वाली बात पर टिके हुए हैं। कांग्रेस का शाही परिवार पराजय का ठिकरा खड़गे जी के सर पर फोड़ करके वो विदेश में छुट्टियां मनाने चला जाएगा। मोदी कहते हैं कि 4 जून को 400 तो आएंगे ही आएंगे। भारत माता की। योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि 4 जून को 400 कंफर्म। की बात 400 पार। अमित शाह कहते हैं कि पहले 5 राउंड में ही 310 आ चुके हैं, यानी आखिरी 2 राउंड में सिर्फ 90 सीटें और लानी हैं। 5 चरण में मोदी जी 310 सीट जीतकर सरकार बनाने का काम पूरा कर चुके हैं। इलेक्शन के फिनिशिंग राउंड के करीब पहुंचकर पीएम मोदी को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बल्कि बस अब अपने डिफेंस टेक्निक को और मजबूत रखना है। आज यानी कि 6ठा राउंड तो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी का है। आज जिन 58 सीटों पर चुनाव हुआ, उन सीटों पर एनडीए का स्ट्राइक रेट पहले से ही बहुत अच्छा है। 7वें राउंड के लिए बीजेपी को अपने डिफेंस टेक्निक पर ध्यान देना होगा। बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, इन राज्यों के कुछ सीटों पर अगर बीजेपी को बेहतर तरीके से गेन हो गया तो फिर 370 और 400 के जिस टारगेट की बात की जाती है, उस दिशा में कदम काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। बिहार हो या फिर हरियाणा, यहाँ से अगर कुछ सीटों का नुकसान भी हुआ तो उसकी भरपाई कहाँ से की जाएगी, इसके लिए भी एनडीए के पास प्लान बी रेडी है। राउंड 6 में लोकसभा की 58 सीटों पर वोट पड़े। इन 58 सीटों में से 40 सीटें अभी भी बीजेपी के पास है। एनडीए पार्टनर्स को मिला दे तो 58 में से 45 सीटें एनडीए के पास है। नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने इन सीटों को रिटेन भी कर लिया तो 310 और 45 जोड़कर 355 सीटें हो जाती हैं। इसके बाद 400 सीटों के लिए बस 45 और सीटों की जरूरत रह जाती है। मोदी के लिए इस राउंड की 45 सीटें रिटेन करना आसान है या मुश्किल, इसे भी समझ लीजिए। 2019 के पिछले चुनाव में बीजेपी राउंड 6 की 58 सीटों में से 53 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उन 53 में से 47 सीटों पर बीजेपी ने 40% से अधिक वोट हासिल किए थे और 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 5 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर 30% से 40% के बीच था। सिर्फ 1 सीट पर बीजेपी को 10% से कम वोट मिले थे। राहुल गांधी के लिए ये राउंड 0 से शुरू होकर 0 पर ही खत्म हो जाता है। कांग्रेस ने 2019 में इन 58 सीटों में से एक भी सीट नहीं जीती थी। गिनकर, जी हां, गिनकर सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस ने थोड़ी फाइट दी थी। वो है हरियाणा की रोहतक सीट, जहां कांग्रेस को 40% से ज्यादा वोट मिले थे। दिल्ली 7 on 7, हरियाणा 10 on 10, बिहार 8 on 8, झारखंड 4 on 4। 6th राउंड में ये मोदी का पिछला स्ट्राइक रेट है। मार्जिन बहुत बड़ा है, इसलिए खतरा बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में राहुल गांधी की पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ बाकी सारे दल और सारे निर्दलीय भी मिल जाए तो मोदी की पार्टी का मार्जिन टच नहीं कर पाते। बीजेपी 57%, आप प्लस कांग्रेस प्लस अन्य 43%। दिल्ली में मोदी के विरोधी अगर अपने फेवर में 6% का वोट स्विंग भी करा लेते हैं तो बीजेपी का वोट शेयर घटकर 51% होगा और विरोधी 49% तक ही पहुंच पाएंगे। हरियाणा का ये चुनाव हुड्डा फैमिली के लिए करो या मरो वाला चुनाव है। सारी उम्मीद रोहतक पर टिकी है। अगर मोदी ने इस बार भी रोहतक जीत ली तो समझिए कि हुड्डा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। हिसार में चौटाला फैमिली आमने सामने है। रणजीत चौटाला को बीजेपी में लाकर मोदी ने उनको 2 चौटाला बहुओं नैना और सुनैना के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। ये चुनाव चौटाला की ताकत को भी तौल देगा। कि लोगों का पूरा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और बड़े बहुमत से
रोहतक लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी और केवल रोहतक ही नहीं 10 की 10 सीट हरियाणा की कांग्रेस का गठबंधन जीत की तरफ आगे बढ़ चुका है। हरियाणा की बाकी सीटों पर बीजेपी का मार्जिन 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का है। वहां बीजेपी को टच करना भी किसी के बूते की बात नहीं। 6 राउंड खत्म हो जाने के बाद अब बचता है 7वां यानी कि फाइनल राउंड। ये फाइनल राउंड पीएम मोदी के लिए बहुत क्रूशियल होगा, क्योंकि इसी फाइनल राउंड में पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में वोट डाले जाएंगे। इसी फाइनल राउंड में योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में वोट डाले जाएंगे। इसी फाइनल राउंड में नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में वोट डाले जाएंगे। इसी फाइनल राउंड में ममता बनर्जी के गढ़ कोलकाता में वोट डाले जाएंगे और इसी फाइनल राउंड में आम आदमी पार्टी के गढ़ पंजाब में वोट डाले जाएंगे। पीएम मोदी की ये पूरी कोशिश होगी कि कोई भी विरोधी एनडीए के डी एरिया में घुसकर बीजेपी और एनडीए के खिलाफ वोट ना कर दे। दूसरी तरफ उनके किले में सेंधबारी कैसे की जाए, इसके लिए भी पूरी रणनीति बना ली गई है। 57 सीटों का फाइनल राउंड नरेंद्र मोदी के लिए सबसे टफ राउंड है। 7वें राउंड की 57 सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 25 सीटें हैं। एनडीए पार्टनर्स को मिला दे तो मोदी की 5 सीटें और बढ़ती हैं। 310 प्लस 45 प्लस 30 इस तरह हो जाती है कुल 385 सीटें, यानी 400 में से 15 सीटें कम। ये कैलकुलेशन मोदी की पार्टी को अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री का पूरा जोर इस बात पर है कि आखिरी राउंड तक 15 सीटें बढ़ा ली जाएं। इसलिए मोदी ने ऑल आउट वॉर छेड़ रखा है। बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं, और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है। प्रधानमंत्री ने इशारा दे दिया है। अरविंद केजरीवाल ने वो इशारा समझ भी लिया है। 4 जून को मोदी रिटर्न हुए तो भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल भेजने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने 3rd टर्म में पहले 100 दिनों का एजेंडा तैयार कर रखा है। विरोधियों में खलबली है कि मोदी ने कहीं सबको जेल भेजने का प्रोग्राम तो नहीं बना रखा है। बिहार के शहजादे अब आराम से जमानत अमानत, जमानत अमानत उसका काम देखेंगे। कांग्रेस के शहजादे ने भी छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है, और एक यूपी के शहजादे भी हैं आपके बगल में। यूपी के शहजादे के तो शायद सदमा लग गया होगा, और कल कह रहे थे कि बनारस में मोदी चुनाव हारने वाला है। अरे आप हंस क्यों रहे हो भाई? ये वो बोल रहे थे। अब पता नहीं बार बार साइकिल पंक्चर होने का सदमा है या कांग्रेस वाले शहजादे की संगत का असर है। मोदी के डर से विरोधी भी रोज रोज 4 जून का कैलकुलेशन कर रहे हैं। केजरीवाल कहते हैं कि मोदी का अलायंस 220 सीट से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगा।
राहुल गांधी ने भविष्यवाणी की है कि नरेंद्र मोदी 150 सीट भी पार नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव ने एनडीए को सबसे कम सीटें दी हैं, सिर्फ 140। तेजस्वी यादव ने भी मोदी की सीटें घटाकर 200 के नीचे ही रखी है। कौन? प्रधानमंत्री ने कहा। कौन? अच्छा, हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है बिहारी, किसी से डरता नहीं है बिहारी। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है, डरा किसको रहे? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहा है कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी। अब हम आपको बताएंगे एक सिंपल मैथमेटिक्स। जो लोग कहते हैं कि 4 जून को मोदी की सरकार चली जाएगी, वो बता दें कि कैसे चली जाएगी। 2019 के चुनाव में 82 सीटों पर मोदी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। 224 सीटों पर मोदी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। 279 सीटों पर मोदी को 45% से ज्यादा वोट मिले। ये सिर्फ बीजेपी के नंबर हैं। इनमें एनडीए की पार्टियों के नंबर शामिल नहीं हैं। अब कोई बताए भला कि जो पार्टी 45%, 50%, 60% वोट हासिल कर रही है, वो एकदम से हार कैसे जाएगी? 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की पार्टी ने 164 सीटें 2 लाख से ज्यादा मार्जिन के साथ जीती थी। बीजेपी के लिए ये सारी सीटें ग्रीन जोन में है। बीजेपी इन सीटों में से कोई भी सीट हार जाए, ऐसा होना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल है। पिछले चुनाव में यानी 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 15 सीटें 5 लाख के ज्यादा मार्जिन से जीती थी। 44 सीटों पर बीजेपी का मार्जिन 4 लाख से ज्यादा का था। 105 सीटों पर जीत का मार्जिन 3 लाख से ज्यादा था। 164 सीटों पर मार्जिन 2 लाख से ज्यादा का था। इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान बीजेपी का खास ध्यान उन सीटों पर था जहां पर नतीजे पिछले चुनाव में बहुत कम मार्जिन से रहे थे। यानी कि बीजेपी अगर जीती भी थी तो कम मार्जिन से, हारी थी तो भी बहुत कम अंतर से। एक दिलचस्प डाटा बताता हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 29 लोकसभा सीटें ऐसी थी जिन पर हार जीत का फैसला यानी कि मार्जिन 10,000 या उससे कम वोटों का रहा था। इन सीटों में से 9 सीटें ऐसी थी जिसे बीजेपी ने जीता था। 6 सीटें ऐसी थी जिस पर बीजेपी के सहयोगी यानी कि एनडीए के घटक दल जीते थे। इस तरह से कुल 15 सीटें एनडीए के खाते में ऐसी आई थी पिछले चुनाव में जहां पर हार जीत का अंतर 10,000 या उससे कम का रहा था। कांग्रेस पार्टी के हिस्से में ऐसी 6 सीटें थी। इन सीटों को रेड जोन कहा जाता है और हम समझ सकते हैं कि रेड जोन की कोई भी सीट किसी के लिए भी खतरनाक हो सकती है, यानी कि पाला कब बदल जाए पता नहीं चलता। हर इलेक्शन में मोदी की कोशिश रहती है कि अपनी सीटें सेव करो और विरोधी पार्टियों की सीटों में सेंधमारी करो, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता कि बीजेपी अपनी कोई सीट हारे ही ना। बीजेपी भी कमजोर सीटें हारेगी। जहां विरोधी ताकतवर है, वहां बीजेपी कोई सीट हार भी सकती है। अब हम आपको स्टेट बाय स्टेट ले चलेंगे। पहले बिग पिक्चर देख लीजिए। नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बुरा क्या हो सकता है? सबसे बुरा यह हो सकता है कि मोदी बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में आधी सीटें हार जाए। आधी सीटें हारने पर बिहार में एनडीए की सीटें 39 से घटकर 20 रह जाएंगी। महाराष्ट्र में 41 से घटकर 24 रह जाएंगी। कर्नाटक में 25 से घटकर 14 रह जाएंगी। इस तरह एनडीए को कुल 47 सीटों का घाटा होगा। ये एनडीए को अधिकतम घाटा होगा, मगर तब भी मोदी सरकार बनने में कोई खतरा नहीं होगा। बीजेपी का अपना अनुमान ये है कि बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में नुकसान लिमिटेड होगा और बंगाल, उड़ीसा
तेलंगाना और पंजाब में गेन ज्यादा है। नेट में बात करें तो बीजेपी गेन एक्सपेक्ट कर रही है। छठा चरण नरेंद्र मोदी के लिए प्लस करने वाला चरण था। 58 में 45 सीट होना मोदी के लिए काफी नहीं है। ये चुनाव एक एक सीट के लिए जान लगा देने वाला चुनाव है। बीजेपी ने इस राउंड में यूपी में कम से कम 4 सीटें एक्स्ट्रा जीतने के लिए मेहनत की। जौनपुर में धनंजय सिंह का सपोर्ट लेकर बीजेपी ने जातीय समीकरण सेट किया। लालगंज, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर में सपा और बसपा का गठबंधन होने से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बार सपा और कांग्रेस गठबंधन में वो ताकत नहीं कि बीजेपी को इन 3 सीटों पर कोई दिक्कत हो। वैसे पूर्वांचल सियासी रूप में यूपी का सबसे सचेत इलाका है। यहाँ जिस पार्टी का करंट रहता है उसी पार्टी का झंडा यूपी में बुलंद होता है। वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी सबसे आगे थी, लेकिन सपा बसपा गठबंधन ने बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया था। इस बार बीजेपी श्रावस्ती, जौनपुर, लालगंज, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ सीट जीतकर इस नुकसान की भरपाई करना चाहती है। अब नेक्स्ट राउंड यानी फाइनल राउंड में वैसे तो यूपी में 13 सीट पर लोकसभा चुनाव है, लेकिन सबकी निगाहें 2 सीट्स पर है। पहली वाराणसी और दूसरा गाजीपुर। गाजीपुर सीट पहले से ही हाई प्रोफाइल सीट थी। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां रैली करके इसे और हॉट बना दिया है। सपा के दौर में यूपी में ये हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, खुली जीप में कानून को चेतावनी देते थे, विरोधियों को खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता था। दंगों को यूपी की पहचान बना दिया गया था। सपा की सरकार में हर महीने 2 से 3 बड़े दंगे होते थे। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। पश्चिम बंगाल में अगला चरण बहुत टफ होने वाला है। अगला चरण ग्रेटर कोलकाता रीजन में होगा, जो ममता बनर्जी का गढ़ है। उस गढ़ में घुसना मोदी के लिए अभी बहुत मुश्किल है। दमदम की एक सीट को छोड़कर वहां ममता का मार्जिन 2.5-3 लाख वोट से अधिक का है। इसलिए बंगाल में मोदी ने इसी छठे राउंड में सबसे ज्यादा मेहनत की। जंगल महल में इन दिनों अधिकारी परिवार और बनर्जी परिवार के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। 3 सीटों पर सबसे ज्यादा जोर आजमाइश है। ये सीटें हैं तामलुक, कांथी और घाटल। ये तीनों सीटें अभी तृणमूल के पास हैं, मगर इन तीनों सीटों पर अधिकारी परिवार का दबदबा है। पिछले चुनाव तक सुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ थे। इस बार सुवेंदु और उनके पिता शिशिर अधिकारी दोनों बीजेपी के साथ हैं। तामलुक और कांथी अधिकारी परिवार की अपनी सीटें हैं। घाटल में भी एक अधिकारी ही एमपी है। मुसलमान को सीए कानून पारित होने का बाद गुमराह करने का काम किया, एनआरसी होगा, तुम लोग को डिटेंशन कैंप में भेज देगा। अब तो ये सब इशू मुद्दा नहीं है। तीसरा, वो अपने पा को प्लास्टर करके बैंडेज करके कुछ नहीं हुआ था, सिंपैथी क्रिएट करने का कोशिश किया। उसका बावजूद भी उन्होंने चुनाव हारी। इस बार बीजेपी जीतेगा, मार्जिन बढ़ेगा। विकसित भारत के लिए मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और पाक ऑक्युपाई कश्मीर को देश में लाने के लिए हम सब वोट डाल रहा है। छठे चरण में बंगाल में सबसे ज्यादा हिंसा घाटल में हुई। ममता की पार्टी को मालूम है कि तामलुक और कांथी की सीट जा रही है। घाटल को बचाने के लिए दीदी की पार्टी ने जान लगा दी है। पश्चिम बंगाल के 4 जिले पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा, इन 4 जिलों को मिलाकर बनता है जंगल महल का इलाका। ये नक्सल प्रभावित इलाका है। इन जिलों के 8 लोकसभा सीटों पर छठे राउंड यानी कि आज चुनाव हुआ है।
पिछले चुनाव की बात कर रहे हैं तो इन 8 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी के पास सीधे सीधे थीं। 3 सीटों पर टीएमसी ने अधिकारी बंधुओं के प्रभाव के चलते अपना कब्जा जमाया था। अब अधिकारी बंधु बीजेपी के पास हैं। ऐसे में बीजेपी की आइडियोलॉजी और अधिकारी बंधु का ग्राउंड वर्कर ये बीजेपी के लिए काम कर रहा है और अगर ये तुरुप का पत्ता चल गया तो फिर अगले विधानसभा चुनाव में बंगाल से ममता बनर्जी उखड़ सकती हैं। 4 जून को नतीजे अगर बीजेपी के पक्ष में आए तो माना जा रहा है कि उसके बाद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जांच एजेंसियों का एक्शन और तेज हो सकता है। पश्चिम बंगाल के बाद जिस एक राज्य में सबसे ज्यादा सियासी तूफान मचा हुआ है वो है बिहार। नरेंद्र मोदी ने पाटलिपुत्र और काराकाट में रैली की तो पीछे की हर लाइन से बड़ी लाइन खींच दी। साथियों, इंडी वाले चाहते हैं कि बार बार मुस्लिम आरक्षण का ये मामला कोर्ट में न फंसे, कोर्ट हर रिजेक्ट रिजेक्ट न करे। तब उपाय क्या? तो इंडी गठबंधन वालों ने पक्का कर लिया है कि अगर वो दिल्ली पहुंचेंगे तो पहला काम ये संविधान को बदल देंगे। संविधान को बदल करके एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण वो मुसलमानों को देने का संविधान में बदलाव करेंगे ताकि कोर्ट उनको परेशान न करे। ये खेल खेल रहे हैं। बिहार के भाषण का असर यूपी तक हुआ। नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस के बारे में बयान दिया। प्रियंका ने उसमें गांधी परिवार को देख लिया। आज आपने मोदी जी का भाषण सुना, बिहार में भाषण दिए और ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो देश के इतिहास में किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए, वो हमेशा रखनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं। आखिर आगे वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि ये हमारे प्रधानमंत्री के पद को इतना गिरा चुके हैं। बिहार का चुनाव अब मध्य बिहार में पहुंचा है। बिहार में भी अगला चरण सबसे भीषण होने वाला है। मगध और भोजपुर रीजन में आरजेडी की ताकत से सीपीआईएमएल यानी माले की ताकत मिलती है। इस छोटी पार्टी के पास डेडिकेटेड काडर बेस है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीपीआई माले 19 सीटों पर ही लड़ी थी और उसने 12 सीटें जीत ली थी। बिहार में 63% का स्ट्राइक रेट आरजेडी के स्ट्राइक रेट से भी ज्यादा था। 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव था, 24 में लोकसभा का चुनाव है। मोदी कैंडिडेट के नाम पर वोट मांग ही नहीं रहे, मोदी अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं। वोटर के साथ मोदी का यही वो कनेक्ट है जिसका तोड़ विपक्ष की किसी भी पार्टी के पास नहीं है। ये सिर्फ एमपी चुनने के लिए चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का पीएम चुनने के लिए है। अब आपका वोट मामूली नहीं है, अब आपका वोट इतना वजनदार है, इतना ताकतवर है कि आपका वोट देश का पीएम चुनने वाला है। भले आप पाटलिपुत्र में बैठे हो, लेकिन दिल्ली का फैसला आप मेरे भाई बहन करने वाले हो। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का कोई चांस है भी क्या? 1989 से खासतौर पर मिली जुली सरकारों का एक दौर चला जो कि 35 सालों तक रहा। 1989 से लेकर 2014 तक 7 चुनाव हुए, 7 प्रधानमंत्री बने। हर बार ऐसा हुआ कि जिस दल ने भी सरकार बनाया या तो उसके पास कम से कम 140 सांसद थे या जो दल उसे समर्थन दे रहा था कम से कम उसके पास 140 सांसद थे, बाकी का आंकड़ा कहीं और से जुटाया गया। यानी कि जिसे भी सरकार बनाना हो उसे 140 सांसद की जरूरत तो पड़ी ही।
अब साल 2024 में कांग्रेस पार्टी अगर ये सोचती है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अल्टरनेट बन सकती है तो कम से कम उसके पास अपने 140 सांसद होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर रीजनल पार्टियां 100, 120, 30 का आंकड़ा लेकर आ सकती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ 70 का आंकड़ा हो और वो ये उम्मीद करे कि रीजनल पार्टियां 200 से ज़्यादा सांसद लेकर आएँ और राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री बना दें। ऐसा तो कतई नहीं हो सकता। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह पीएम बने, तब जनता दल के पास 143 सांसद थे। 1991 में नरसिम्हा राव 244 सांसदों के साथ पीएम बने। 1996 में कांग्रेस 140 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी थी। 1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस ने विपक्षी दलों को एकजुट किया, देवगौड़ा को समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनवाया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो बीजेपी के पास 182 सांसद थे। 1999 में भी वाजपेयी के पास 182 सांसद थे। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम बनाने के लिए कांग्रेस के पास 145 सांसदों का बेस था। 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस के 206 सांसदों के साथ रिपीट हुए। कांग्रेस जब तक 140 सीट के आगे नहीं निकलती, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना नामुमकिन है। कांग्रेस के लिए 3 सिनेरियो बनता है। मोदी के पास 272 प्लस पहले से है, राहुल को वहां तक पहुंचना है। सीन 1 में कांग्रेस के पास 50 के करीब सीटें हो तो राहुल का पीएम बनना असंभव होगा। सीन 2 में कांग्रेस की सीटें अगर बढ़कर 100 हो जाए तो भी राहुल का पीएम बनना मुश्किल होगा। सीन 3 में कांग्रेस यदि 140 से आगे निकलती है तो रीजनल पार्टियों के साथ राहुल के लिए चांस बन सकता है। यानी 140 सांसद मिनिमम रिक्वायरमेंट है। राहुल गांधी के पास वो नहीं आ रहा। जो 5 चरण का मतदान पूरा हुआ है और आज जो 6ठे चरण में चीजें नजर आ रही है, उसमें साफ दिखता है कि अब सारे शहजादों का शतर गिरने वाला है। कांग्रेस के शहजादे ने भी छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है। 6ठे राउंड की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को मिल गई है। दिन भर की वोटिंग की रिपोर्ट लेने के बाद मोदी ने लिखा है कि एनडीए का नंबर बेहतर से भी बेहतर होता जा रहा है। 4 जून को एनडीए ही आ रहा है, इंडी का कोई चांस नहीं है।